राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्योसी कक्षा में। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। इसमें बेटा पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इन थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि बेटा ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सारे बच्चे अपने पेन और कॉपी को लेकर बैठ जाइए, क्योंकि सारे के सारे नोट से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो नोट से बाहर आएगा, इस चीज की मेरी गारंटी है बेटा, क्योंकि नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है। नोट्स ऐसे कोटा जैसे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना लेक्चर का। हम बात कर रहे हैं बेटा इस लेक्चर में थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें सबसे पहले अपने पास आएगा वर्नर थ्योरी। बेटा इस लेक्चर में हमने केवल वर्नर थ्योरी पढ़नी है, वीबीटी और सीएफटी हमने आगे वाले लेक्चरों में पढ़नी है, लेकिन इसमें हमने केवल और केवल वर्नर थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वर्नर थ्योरी। बेटा अगर मैं बात करता हूं वर्नर थ्योरी, ठीक है ना, किसके बारे में? वर्नर्स थ्योरी के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्नर थ्योरी जो है किसने दी है, किसके बेस पे इसका नाम पड़ा है। तो नाम में ही काम है बेटा। यहां पर देखो वर्नर्स, वर्नर्स किसका नाम है? ये साइंटिस्ट का नाम है। किसका है ये नाम? साइंटिस्ट का नाम है वर्नर, ठीक। और पूरा नाम क्या था इनका? इनका नाम था बेटा पूरा अल्फ्रेड वर्नर। किसका, कितना क्या नाम है? अल्फ्रेड वर्नर, ये पूरा नाम है इनका, अल्फ्रेड वर्नर। तो इनके नाम पे ये थ्योरी पड़ी है, क्योंकि इन्होंने ये थ्योरी दी है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिगार्डिंग, है ना। ये अल्फ्रेड वर्नर जो नाम के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये थ्योरी दी है और इन्हीं की वजह से हमें बेटा ये थ्योरी पढ़नी पड़ती है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ये जो साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर है, यही अपने पास क्या है? फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर भी यही हैं बेटा, अल्फ्रेड वर्नर ही क्या है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर हैं। यही वो शख्स हैं जिनकी वजह से हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं यार कि क्या, क्यों इनका जन्म हुआ, कहां से आए यार, क्यों ऐसा हुआ, हमें फालतू का इतना सारा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। यानी बच्चे सोचते हैं अपने मन ही मन में कि जितने ज्यादा साइंटिस्ट होते हैं उतने ज्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। हाँ, हम भी सोचते थे बेटा, हर कोई सोचता है अपने टाइम पे। जब पढ़ने वाली बात आती है तो हम भी सोचते थे अपने टाइम पे यार कि फालतू का पैदा हो गए, है ना, इन्हीं की वजह से हमें इतना सारा सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन बेटा अगर जब हम आगे कभी इसी फील्ड में जाते हैं तब पता चलता है कि यार कितना इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री में या फिर कितना इंपॉर्टेंस कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट अपने पास रखता है, उसके टॉपिक कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, साइंस में कितना डेवलपमेंट वो लेके आते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें हमने एक पॉजिटिव वे में लेना है कि ताकि हम ये कर सकें अपने आप से कि भाई हाँ, कि इनका एक इंपॉर्टेंस रोल रहा है साइंस के फील्ड में, जिसकी वजह से हमें आज इतनी चीजें जानने को मिल रही है। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना है बेटा, कभी नेगेटिव वे में नहीं लेना। पढ़ते समय हो सकता है थोड़ा सा दिक्कतें हो, ठीक, लेकिन आगे जब इस फील्ड में तब कभी जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यार कि चलो इन्हीं की वजह से हमें कुछ अच्छा या कुछ नया जानने को मिल रहा है ना बेटा। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अपने पास। तो ये मैंने बोला कि वर्नर थ्योरी किसके नाम पे पड़ा है? अल्फ्रेड वर्नर के नाम पे, ठीक। इन्हीं को जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर कहा जाता है। फादर बोले तो जनक, इन्हीं की वजह से हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है। ये हमारा जो है क्या है? ये हमारा क्या है? सौभाग्य है ना, सौभाग्य। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहां पर जो है इन्होंने ये थ्योरी कब दी थी बेटा? इन्होंने थ्योरी दी थी 1898 में। इन्होंने ये थ्योरी को क्या करा था? प्रपोज करा था। थ्योरी को प्रपोज करा था बेटा इन्होंने, है ना, दी थी इन्होंने ये थ्योरी। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, 1913 में इनको क्या मिला था? इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। नोबेल प्राइज इस थ्योरी के लिए मिला था। अब क्या इन्होंने इस थ्योरी में बोला, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आगे, इसके पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है। इन्होंने बोला कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की दो वैलेंसी होती है। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो दो वैलेंसी शो करता है। इन्होंने ये बताया, इन्होंने बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज टू
टू वैलेंसी। इन्होंने बोला कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा उसकी दो वैलेंसी होगी, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दो वैलेंसी होगी, और फिर उन वैलेंसी के बारे में अच्छे से डिस्कस करा। बोला कौन कौन सी वैलेंसी है, तो इन्होंने बोला वो दो वैलेंसी अपने पास क्या है, सबसे पहले बोला इन्होंने ये प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी को बेटा मैं यहां पर 1 डिग्री वैलेंसी के नाम से भी जान सकता हूं, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी को मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर 1 डिग्री वैलेंसी के नाम से भी जान रहा हूं, प्राइमरी वैलेंसी को, है ना। इन्होंने बोला प्राइमरी वैलेंसी इस तरह से, और दूसरा नाम दिया इन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा नाम क्या दिया, सेकेंडरी वैलेंसी नाम दिया इन्होंने, सेकेंडरी वैलेंसी या फिर 2 डिग्री वैलेंसी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इस तरह से दो वैलेंसी होती हैं, जिसमें जो प्राइमरी वैलेंसी है, सबसे पहला पॉइंट अगर लिखे यहां पर प्राइमरी वैलेंसी के रिगार्डिंग, इन्होंने बोला प्राइमरी वैलेंसी सबसे मुख्य वैलेंसी है, जिसको हम प्रिंसिपल वैलेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये सबसे मुख्य वैलेंसी है, जिसको हम किसके नाम से जान रहे हैं, प्रिंसिपल वैलेंसी के नाम से भी जान रहे हैं, कि मेन वैलेंसी यही है अपने पास प्राइमरी वैलेंसी, जिसको प्रिंसिपल वैलेंसी के नाम से जान रहे हैं। और इसी की जो सहायक वैलेंसी है, जो इसकी सहायता करती है या सहायक है, जो इसका हेल्प कर रहा है, इसके साथ जो है वो दूसरी वैलेंसी है। तो सहायक वैलेंसी के तौर पे अपने पास सेकेंडरी वैलेंसी है, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी को सहायक वैलेंसी भी कहा जाता है। सहायक को बोले तो सब्सिडरी वैलेंसी इसको कहते हैं बेटा, सब्सिडरी वैलेंसी। ठीक है ना, सब्सिडरी वैलेंसी इसको कहा जाता है। ठीक, तो अपने पास यह है कि भाई जो प्राइमरी वैलेंसी है वो मुख्य वैलेंसी है, ठीक, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सब्सिडरी वैलेंसी, बोले तो सहायक वैलेंसी। इन्होंने ये बोला सबसे पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी अपने पास होगी, जो प्राइमरी वैलेंसी अपने पास होगी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। ठीक है ना, कि ऑक्सीडेशन नंबर वहां पर सेंट्रल मेटल एटम का क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, उसके बारे में ये बताएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला इन्होंने, इट एक्सप्लेन अबाउट, इट एक्सप्लेन यानी प्राइमरी वैलेंसी एक्सप्लेन, प्राइमरी वैलेंसी एक्सप्लेन अबाउट, प्राइमरी वैलेंसी एक्सप्लेन अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस, ओएस का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, जो अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कौन बताएगा, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक, अच्छा ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता रहा है, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताएगा कि ये बताएगा, ये एक्सप्लेन करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो इन्होंने बोला कि ये एक्सप्लेन कर रहा है, इट एक्सप्लेन अबाउट, इट एक्सप्लेन अबाउट किसके बारे में बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMA। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताएगी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी। अच्छा, फिर बताया कि जो यहां पर प्राइमरी वैलेंसी अगर वो ऑक्सीडेशन नंबर को दिखा रहा है तो ये क्या होगा, आयनाइजेबल नेचर का होगा। ठीक है ना, कि ये जो अपने पास प्राइमरी वैलेंसी है ये आयोनाइजेबल इन नेचर, आयनाइजेबल नेचर का होगा। ठीक, और जो यहां पर है सेकेंडरी वैलेंसी वो नॉन आयनाइजेबल नेचर का होगा। इस चीज को हम समझेंगे अभी कैसे क्या है, ये नॉन आयोनाइजेबल नेचर का होगा। ठीक है, नॉन आयोनाइजेबल नेचर। साथ ही साथ बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड होगा, अगर ये आयनाइजेबल है तो वो सेटिस्फाइड होगा ओनली नेगेटिव लिगेंड्स के द्वारा। ठीक है, इट सेटिस्फाइड बाय, इट सेटिस्फाइड बाय, सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड बाय, ठीक है, इट सेटिस्फाइड बाय ओनली नेगेटिव लिगेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है कि ये केवल और केवल नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाइड होंगे, जबकि ये वाले नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाइड होंगे। दोनों ही लिगेंड्स यहां पर लगाते हैं, सेटिस्फाइड बाय, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव और न्यूट्रल। हो सकता है नेगेटिव से हो सकता है न्यूट्रल से हो, बोथ वैलेंस है ना।
सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एंड नेगेटिव, दोनों ही कर लेते हैं यहां पर, न्यूट्रल एंड नेगेटिव, न्यूट्रल है ना, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स, ये दोनों ही लिगेंड से सेटिस्फाइड होता है, न्यूट्रल भी और नेगेटिव से भी। नेक्स्ट बात अगर यहां पर करें तो इसमें बताया गया कि ये जो अपने पास होगी, जो ये आयनाइजेबल है प्राइमरी वैलेंसी, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे कि रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, डॉटेड मैं बताऊंगा बेटा कैसे, डॉटेड लाइन मतलब इस तरह से डॉट 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 इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि इसको रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से, रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। अब वो सॉलिड लाइन किस तरह से अपने पास होगा, वो सॉलिड लाइन अपने पास होगा बेटा इस तरह से, ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से और इसे सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से बताया गया, ठीक। अब लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि ये जो वैलेंसी अपने पास होती है, ये प्राइमरी वैलेंसी, ये नॉन डायरेक्शनल होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट, नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है। और यहां पर अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलें तो ये क्या होती है, डायरेक्शनल होती है बेटा, ये है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी तो नॉन डायरेक्शनल यानी कि डायरेक्शनल लेस है, इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती, लेकिन ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसकी डायरेक्शंस होती है, तो इसको हम बोलते हैं, ये अगर ये नॉन डायरेक्शनल है तो ये डायरेक्शनल नेचर का होता है, डायरेक्शनल, ठीक है ना, ये डायरेक्शनल होगी। तो इन पॉइंट को हम एक एक करके समझते हैं, कुछ एग्जांपल देके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कुछ एग्जांपल देके कि क्या क्या इसमें पड़ी गई, ये कुछ 5-6 पॉइंट थे अपने पास, ठीक है ना बेटा। तो इन पॉइंट को हम समझते हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का एग्जांपल लेके, ठीक, इतना छाप लिया, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए अपने पास के कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इस तरह से, ठीक है, CO Cl3.6NH3 इस तरह से, कि बोला कि मान लीजिए ये अपने पास क्या है, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं किस तरह से बनाऊंगा, कि मान लीजिए किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला है, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अरेंज करूं तो किस तरह से अरेंज करूं, कि उन्होंने इसको अरेंज करा किस तरह से, इस तरह से इन्होंने इसका ब्रैकेट में इसको अरेंज करा, ब्रैकेट में किस तरह से बोला कि मान लीजिए ये कोबाल्ट जो है ये बन गया सेंट्रल मेटल एटम, ठीक, उसके बाद इसके साथ ये अमाइंस NH3 हैं वो बन गए 6 के 6 लिगेंड्स इसके साथ, और ये 3 क्लोरीन चले गए इस पेयर से बाहर, ठीक है, ये 3 क्लोरीन कहां चले गए, इस पेयर से बाहर चले गए। अभी एक बात ध्यान रखना बेटा, क्या मैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्वस मीडियम में अगर लेके जाऊं तो ये अपने आयंस में टूटेंगे, इस पेयर के अंदर का तो नहीं टूटेगा लेकिन इस पेयर के बाहर वाली टूटेगा, ठीक है ना। किस तरह से अपने पास टूटेगा, ये चीज अपने पास टूटेगा कि यहां पर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, इस पेयर के अंदर का तो उतना ही चीज वैसे का वैसे रहता है, ठीक, और ये 3 क्लोरीन Cl3 ये अपने पास टूटेगा किस तरह से, 3Cl नेगेटिव, ठीक है, यानी कि 3Cl नेगेटिव जब ये टूटेगा तो इस पे डब्बे पे कितना चार्ज आ जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा अपने पास। तो ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर आ गया 3Cl नेगेटिव तो डब्बे पे आया 3 पॉजिटिव चार्ज बेटा, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर देखूं टोटल आयन, यहां पर अगर मैं आयंस का नंबर देखूं, यहां पर अगर मैं आयंस का नंबर देखूं तो ये स्पेयर तो हमेशा एक ही आयंस होता है, ये एक ही आयंस यहां पर बन गया कटायंस, ये स्पेयर बन गया कटायंस, अपने पास डब्बा हमेशा एक आयन के तौर पे हम कंसीडर करेंगे। यहां पर ये स्पेयर बन गया एक आयंस, एक आयन तो ये स्पेयर है और 3 आयन यहां पर किसके हैं, क्लोरीन के, तो 3 आयन जो है अपने पास एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज वो क्लोरीन के हैं, 3 क्लोरीन है और 1 डब्बा है, यानी कि 3 अपने पास नेगेटिव यहां पर एनायन है और 1 अपने पास ये डब्बा है कैटायन के फॉर्म में जिसपे 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो टोटल आयंस अगर मैं यहां आगे देखूं तो टोटल आयंस कितने हो गए,
बेटा एक तो डब्बा है और 3 क्लोरीन है, तो टोटल आयंस कितने हो गए बेटा यहाँ पर 4 आयंस हो गए, ठीक है ना। कितने हो गए यहाँ पर टोटल 4 आयंस हो गए, कितना एक तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर और 3 ये क्लोरीन। तो इस तरह से यहाँ पर बोला कि टोटल यहाँ पर 4 आयंस हो गए, इसको हम देखेंगे, ठीक। बोला इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि मान लीजिए ये अपने पास क्या है सेंट्रल मेटल एटम है, अब इसके साथ 6 NH3 अपने पास लग रखे हैं, तो वो 6 बॉन्ड मैं इस तरह से बना देता हूं, मान लीजिए है ना, वो 6 बॉन्ड मैं इस तरह से बना रहा हूं यहां पर इस तरह से, ठीक है। ये 6 बॉन्ड इस तरह से बना दिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक ऊपर से एक नीचे से, ये बन गए जी 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना। तो बोला कि ये NH3 इन्हीं पे लग रखे हैं, NH3 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 इस तरह से ये 6 के 6 NH3 लग चुके हैं, ठीक है। और ये बन गया अपने पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया है, ठीक। यहां पर क्या बन गया 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया है। तो इसी के अंदर अगर मैं यहां पर बात करूं कि बोला इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6 अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहे 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। अच्छा बात करें कि यहां पर सेंट्रल मेटल एटम पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम अगर मैं इसको तोड़ा तो ये बना, तो सेंट्रल मेटल एटम पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा ये NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, ठीक है। ये लिगेंड्स वाले लेक्चर में हमने देखा था, ये न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, तो पूरा तीनों पॉजिटिव चार्ज क्या आ गया सेंट्रल मेटल एटम पे, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन हो गई 3 पॉजिटिव। तो बोला कि यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास क्या है +3 है सेंट्रल मेटल एटम की, तो ये हमें पता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, या फिर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन को रिप्रेजेंट करता है कौन सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है कौन सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना। तो ये यहां पर अपने पास आ रहे हैं कि भाई ये प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है। तो समझते हैं कि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर तो बना दिया 6, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक, जो कि अपने पास सॉलिड 9 में हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अभी हमने पढ़ा था कि बस सेकेंडरी वैलेंसी को जो है सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, तो वो सॉलिड लाइन हमने बना दिया है यहां पर, ठीक है। इस तरह से हमने क्या बना दिया, ये सॉलिड लाइन बना के दिखा दिया, ठीक। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर प्राइमरी वैलेंसी अगर मुझे दिखानी, तो प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन से है, और प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है आयनाइजेबल होता है। आयनाइजेबल मतलब जिसके आयंस बन सकें और उसी की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर हमें देखने को मिलता है। जैसे देखो क्या इस डब्बे के अंदर की चीजें आयनाइजेबल है, नहीं। इस डब्बे के बाहर स्पेयर के बाहर वाली चीज आयनाइजेबल है, यानी कि 3Cl नेगेटिव यहाँ पर आयनाइजेबल है, तो ये 3Cl नेगेटिव की वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, डब्बे पे आया चार्ज 3 पॉजिटिव, तब अंदर क्या आया ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव आया सेंट्रल मेटल एटम के। तो बोले ये 3 आयनाइजेबल हो रहे हैं, ये डब्बे के बाहर ये आयनाइजेबल हो रहे हैं क्योंकि ये आयनिक स्पेयर है ना, ये तो अपने पास क्या है बेटा आयनिक स्पेयर, ठीक है। इस आयनिक स्पेयर की वजह से ये डब्बा आयनाइजेबल होता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये अपने पास प्राइमरी वैलेंसी दिखा रही है, 3 क्लोरीन जो है अपने पास ये प्राइमरी वैलेंसी दिखा रहा है क्योंकि ये आयनाइजेबल हो रहा है। तो इसको मैं यहां पर इस तरह से मान लीजिए रिप्रेजेंट कर लेता हूं कि 1 क्लोरीन मैंने इस तरह से यहां पर रिप्रेजेंट करा, इस तरह से है ना, कि मान लीजिए इस तरह से डॉटेड 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 क्लोरीन इधर साइड, ठीक, फिर डॉटेड 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 क्लोरीन इधर साइड, फिर डॉटेड 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 क्लोरीन इधर साइड। तो ये अपने पास हो गया क्या, ये अपने पास क्या हो गया कि प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, सॉलिड लाइन से। दूसरी बात कि अगर मैं इसी में समझता हूं चीजें, इसी में यहां पर समझते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी प्रिंसिपल वैलेंसी, सेकेंडरी तो सब्सिडरी है, लेकिन जो ये अपने पास है कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रही है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रही है। तीसरी पॉइंट हम समझ गए कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है क्योंकि वो स्पेयर से बाहर आयनाइजेबल हो जाती है, वो आयंस में टूट जाता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है, यानी कि वो स्पेयर के अंदर है, वो टूटते नहीं है, ठीक है ना। तीसरी बात क्या है
कि ये इसके बाद अगर बात करें कि ये नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाइड होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों ही लिगेंड से क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। उस चीज को हम आगे समझेंगे। और लास्ट में अगर मैं बात करूं रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, यहां पर रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, और उससे भी लास्ट अगर पॉइंट हम देखें कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है। अब इस चीज को समझ लेते हैं। इस वाले पॉइंट को तो हम समझेंगे अभी कि नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाइड है, लेकिन पहले इस वाली बात को समझ लेते हैं कि नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शन किस तरह से है। यहां पर कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये अपने पास सॉलिड लाइन वाली, ये NH3 वाली जो सॉलिड लाइन वाली है, ये अपने पास सेकेंडरी वैलेंसी और ये डायरेक्शनल है। ठीक, डायरेक्शनल का मतलब है कि अगर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं तो ये 3D ज्योमेट्री एक बना देते हैं। 3D ज्योमेट्री बना रहे हैं अपने पास कॉम्प्लेक्स, ये 3D ज्योमेट्री बना रहा है। ठीक, तो 3D ज्योमेट्री में इनका ओरिएंटेशन किसी तरह से होता है, पता चल रहा है इनकी स्पिनिंग राइट हैंड फैशन में है, या फिर इनकी स्पिनिंग जो है लेफ्ट हैंड फैशन में है। तो इस तरह से ये स्पिन करते रहते हैं, ये डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि ये अपने पास अच्छे से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक, लेकिन जो ये अपने पास ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन अपने पास जो हो गया, क्या ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां पर बना रहे हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बना रहे, ये तो बस आयंस के तौर पे बाहर से चिपक रखे हैं, ये आयनिक इंटरेक्शन से जुड़ रखे हैं। ठीक है ना, और आयनिक इंटरेक्शन क्या होता है बेटा, नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी आयनिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ये हमें पढ़ भी रखा है 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़े होते हैं और उनके बीच में कोई रियल टाइप ऑफ बॉन्डिंग नहीं होती है, जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दो आयन चिपक रखे हैं तो वो बिल्कुल घूम नहीं पाते, यानी कि वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। लेकिन यहां पर जो अगर NH3 की बात करें इन अमाइन की, तो ये अपने पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के चिपक रखे हैं, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ लग रखे हैं। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल। तो कहने का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा वो तो हो जाएगा डायरेक्शनल, ठीक, और ये बना रहे हैं आयनिक बॉन्ड, जो बनाएगा आयनिक बॉन्ड, यानी क्लोरीन अगर आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं तो जो बनाते हैं आयनिक बॉन्ड वो होते हैं नॉन डायरेक्शनल। इस बात को हमने पहले भी पढ़ा है 11th क्लास के लेक्चर में, और इस बात को याद रखना बेटा कि आयनिक बॉन्ड अपने पास नॉन डायरेक्शनल होते हैं और कोवेलेंट जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट भी कोवेलेंट का ही टाइप माना जाता है बेटा, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, डायरेक्शनल होगा। इसलिए हम यहां पर पढ़ते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रही है डायरेक्शनल है, और ये जो अपने पास आयनाइजेबल नेचर का है ये नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है ना। इस बात को समझ में आता है। दूसरी बात, अगर मैं ये नेगेटिव और लिगेंड्स की बात करता हूं कि ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में अगर बात करें कि प्राइमरी वैलेंसी जो है केवल और केवल नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाइड होगी। वो नेगेटिव लिगेंड्स अपने पास है, ये क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, यहां पर देखिए बेटा, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी वैलेंसी केवल नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाइड होती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल लिगेंड से भी सेटिस्फाइड हो सकती है और नेगेटिव लिगेंड से भी सेटिस्फाइड हो सकती है। न्यूट्रल तो तुम्हें यहां पर दिख ही रहा है कि NH3 NH3 NH3, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी दिखा रहे हैं ये तो न्यूट्रल लिगेंड्स अपने पास होते हैं, तो यहां पर ये न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाइड है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमें समझ में आते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट हमें इस कंपाउंड को देख के समझ में आते हैं। साथ ही साथ यहां पर पूछा जाता है कि मान लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बेटा, हम बात करते हैं ये हमने कंपाउंड बनाया, ये कंपाउंड बनाया, ये सारी चीज, ठीक है। अब यहां पर स्टार पॉइंट क्या पूछा जाता है कि अगर ये आयनाइजेबल हो रहा है, अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनाइजेबल हो रहा है इस तरह से, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं, रिएक्शन विद RX मतलब रिएक्शन विद किसके साथ, W के ऊपर बार मतलब विद है बेटा, ये रिएक्शन विद किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दूं, किसकी, इस कंपाउंड की रिएक्शन जो है ये चीज, ठीक, इसके साथ मैं AgNO3 डाल दूं, तो देखना किस तरह से होगा बेटा अपने पास कि अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है क्या, CONH3 का होल 6 और डब्बे के बाहर है Cl3। अब मैं यहां पर डाल रहा हूं बेटा क्या, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ भी रखा है बेटा प्रीवियस ईयर में, एग्जाम में, नीट में, और आपके जो
कोई भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम वगैरह, जेई वगैरह होता है, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्टार लगा देता हूं इसको, ट्रिपल स्टार। कि मान लीजिए ये जो अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है ये AgNO3 के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो आगे क्या बनेगा, ध्यान से सुनना बेटा, आगे बनेगा क्या ये 3Cl नेगेटिव में टूटेगा, ठीक, ये 3Cl नेगेटिव में टूटेगा, यहां से 3 क्लोरीन जाएंगे इस तरह से, ठीक, 3 Cl नेगेटिव और यहां पर ये टूटेगा Ag पॉजिटिव, ठीक है, ये टूटेगा किस तरह से, Ag पॉजिटिव। तो ये Ag और Cl आपस में बॉन्ड बना देंगे, आगे क्या AgCl बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बॉन्ड बन जाएगा। अब मैं अगर इसको बैलेंस करता हूं तो यहां पर क्लोरीन 3 है, इसलिए इस 3 क्लोरीन को करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर 3 आगे लगाऊंगा। इसका मतलब है कि जब मैं इस कंपाउंड के साथ AgNO3 डाल रहा हूं तो यहां पर 3 क्लोरीन आयनाइजेबल हो रहे हैं, क्योंकि 3 क्लोरीन डब्बे से बाहर है, स्पेयर से बाहर है। तो 3 क्लोरीन अगर आयनाइजेबल हो रहे हैं तो वो ये Ag और ये 3 क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, 3AgCl बना देंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी प्लस ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर अपने पास इस तरह से 3 पॉजिटिव और ये CONH3, ठीक है, इस तरह से CONH3 बिल्कुल ऐसे रहने वाला है, प्लस ये NO3 नेगेटिव इसी तरह से आगे रहेगा। तो यहां पर याद रखना बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि AgCl कितना बन रहा है, कितने AgCl बन रहे हैं, 3 मोल AgCl बन रहा है। यहां पर इस बात को काफी इंपॉर्टेंट याद रखना कि गिव्स 3 मोल ऑफ AgCl, 3 मोल ऑफ AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड के कितने मोल बन रहे हैं, 3 मोल बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला कंपाउंड समझ में आया। इसी को उन्होंने दूसरे तरीके से भी बोला कि यहां से मान लीजिए एक NH3 कम कर दीजिएगा, इसी को हम दूसरे में देख रहे हैं। सबसे पहला कंपाउंड इसी, ये मान लीजिए इसी का दूसरा फॉर्म की यहां से एक NH3 कम करते रहिए, एक NH3 कम करोगे तो एक Cl को अंदर लाना पड़ेगा, वो उसको हम समझेंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक। मान लीजिए वही कंपाउंड अपने पास है COCl3, ये इसकी दूसरी फॉर्म बन रही है, लेकिन अब NH3 कितना कर दिया, 5 NH3 कर दिया, ठीक है, 5 NH3 कर दिया। अब मैं इसको अगर बना रहा हूं, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा हूं तो किस तरह से, ये कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट है, ठीक है बेटा, ये कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट, मैंने बोला ये CO, अब NH3 कितना हो गया, NH3 कितना हो गया, 5 NH3 हो गया, ठीक, ये NH3 हो गया 5, ठीक। यहां पर कर देते हैं इसको, पहले रफ, यहां पर पूरा नहीं आ रहा है ये, ठीक, ये NH3 हो गया 5 और अब इसको 6 बनाना है अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, एक क्लोरीन हमने अंदर ले लिया, 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन डब्बे के अंदर ले लिया, अब 2 क्लोरीन रह गया बाहर, ठीक है बेटा, यहां पर इस तरह से 2 क्लोरीन रह गया। अगर मैं इसको एक्वस मीडियम में डालता हूं, जैसे हमने इसको एक्वस मीडियम में डाला था, जैसे हमने इसको एक्वस मीडियम में डाला था कि इसको एक्वस मीडियम में डाला तो इस तरह से अपने आयंस में बने, ऐसे मैं इसको भी एक्वस मीडियम में डाल रहा हूं। मान लीजिए कि इस कंपाउंड्स को हम एक्वस मीडियम में डाल रहे हैं तो क्या होने वाला आगे, अब यहां पर इस स्पेयर के बाहर बेटा 2 क्लोरीन है, तो ये टूटेगा इस तरह से 2 Cl नेगेटिव, इस तरह से 2 Cl नेगेटिव में टूटेगा, प्लस ये डब्बा बनेगा एक आयन और डब्बे पे आएगा कितना, 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब बाहर 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन निकल गए, उस 2 क्लोरीन नेगेटिव की वजह से डब्बे पे यानी स्पेयर पे अपने पास आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज, और डब्बे के अंदर का चीजें वैसे ही रहेंगी, CONH3 का होल 5 बेटा, ठीक है ना, होल 5 और ये Cl, इस तरह से अपने पास डब्बे के अंदर वही चीजें रही। डब्बे के अंदर तो कुछ परिवर्तन नहीं आया, डब्बे वाला आयनाइजेबल नहीं हुआ, लेकिन डब्बे के बाहर वाला आयनाइजेबल हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर टोटल आयंस देखता हूँ तो टोटल आयंस कितने बेटा, यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ आयंस की बात करता हूँ, टोटल आयंस, ठीक है, तो आयन कितने हैं, 2 क्लोरीन के आयन हो गए और एक आयन हो गया ये डब्बा, ए स्पेयर एक आयंस होता है, 2 क्लोरीन के आयंस और एक स्पेयर, तो टोटल कितना हो गया, 2 और 1, 3 आयंस यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है। तो ये अपने पास 3 आयंस इसके बन चुके हैं बेटा, तो इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह के बारे में देखता हूं तो पहले इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं कि ये अपने पास सेंट्रल मेटल एटम है, ये कोबाल्ट, ठीक, 5 इस पे जुड़ रखे NH3,
तो वो 5 NH3 मैं इस तरह से जोड़ देता हूं मान लीजिए, ठीक है, वो 5 NH3 इस तरह से जोड़ दिया हमने, ठीक है। पहले 5 NH3 है और 1 Cl है, तो वो 5 NH3 मैंने इस तरह से जोड़ दिए कि मान लीजिए ये अपने पास NH3 है, ये अपने पास NH3, ये अपने पास NH3, ये अपने पास NH3, ठीक, और ये अपने पास NH3, ये 5 NH3 हो गए हैं। अब एक यहां पर क्लोरीन जुड़ रखा है, ये क्लोरीन, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने हो गए हैं? 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, फिर से 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गए। अगर मैं यहां पर बात करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर भी 6 आ रहे हैं। जैसे यहां पर अगर बात करें इसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करी है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा था, तो वहां पर भी 6 आ रहा है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास 3 आ रहा था, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। कैसे कि ये तो अपने पास 5 NH3 वो न्यूट्रल हो गया, अंदर एक Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव जब बाहर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो 2 पॉजिटिव डब्बे से पहले से है और 1 पॉजिटिव और चले जाएगा बाहर, तो 3 पॉजिटिव सीधा सेंटर एटम पे आ जाएगा। तो यहां पर इस ऑक्सीडेशन सेंटर एटम का वो भी क्या है 3। तो मैं बोल रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेकेंडरी वैलेंसी है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर तो कौन दिखा रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी, और ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। ये चीजें हमें पता चल रही हैं यहां पर। दूसरी बात अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर मुझे क्या दिखाना है कि इन 2 क्लोरीन को दिखाना है डॉटेड लाइन में, तो 2 क्लोरीन को मैं किस तरह से डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूं बेटा, इस बात को सुन लीजिएगा। एक क्लोरीन को इस तरह से डॉटेड में दिखा दो, इसको मैं व्हाइट पेन से लिख लेता हूं, एक क्लोरीन को इस तरह से डॉटेड में दिखा दो, ठीक, और दूसरा क्लोरीन को इस तरह से डॉटेड में दिखा दो, ठीक, ये। लेकिन अगर इन 2 क्लोरीन की बात करते हैं तो इन्हीं 2 क्लोरीन की वजह से हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रहा है, हमारे पास इस अंदर वाले क्लोरीन की वजह से भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है, और प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन की वजह से भी ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आ रहा है, तो इस वजह से इसको हम डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे। भाई सॉलिड लाइन से तो रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इस पेयर के अंदर है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हमने क्या बोला कि इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट तो करना है इस क्लोरीन को, लेकिन साथ ही साथ इस क्लोरीन की वजह से सेंट्रल मेटल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ रहा है, इस वजह से इसको हमने डॉटेड लाइन में भी रिप्रेजेंट करा है। तो ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तभी हम क्या बोलते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जैसे मान लीजिए यहां पर ये क्लोरीन अपने पास सेकेंडरी वैलेंसी, तो अगर बात कर रहे हैं तो ये सेकेंडरी वैलेंसी अपने पास यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। और सेकेंडरी वैलेंसी को मैं बात करता हूं कि वो न्यूट्रल लिगेंड्स से भी रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बन रहे हैं, तो NH3 तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं 5, और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन। तो क्लोरीन तो अपने आप में क्या होता है? नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, और NH3 अपने आप में क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड्स। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी दोनों लिगेंड से सेटिस्फाइड होती है, ये न्यूट्रल लिगेंड से भी सेटिस्फाइड होती है और नेगेटिव लिगेंड से भी सेटिस्फाइड होती है, कि जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था बेटा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नेगेटिव लिगेंड से भी सेटिस्फाइड होती है और न्यूट्रल लिगेंड से भी सेटिस्फाइड होती है, दोनों से ही सेटिस्फाइड होती है। तो उसको दिखाने का तरीका हमारे पास यहां पर इस तरह से बताया, किसने? वर्नर थ्योरी ने, ठीक है बेटा। तो ये चीज अपने पास है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि जैसे इसने भी मान लीजिए AgNO3 के साथ रिएक्शन करा, जैसे ये कर रहा था, AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो मान लीजिए इसकी रिएक्शन भी अगर मैं बात करता हूं स्टार पॉइंट रिएक्शन विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर ये रिएक्शन कर रहा है तो डाल दीजिए इसको AgNO3 के साथ रिएक्शन अगर ये कर रहा है CONH3 का होल 5 Cl इस तरह से, और 2 क्लोरीन है बार, और ये रिएक्शन करेगा AgNO3, और आगे जो बॉन्ड बनने वाला अपने पास देखो बेटा 2 तो क्लोरीन आयंस है, इस तरह से 2 क्लोरीन आयंस हैं और 1 सिल्वर आयन यहां पर पॉजिटिव में मिलेगा, ये क्लोरीन आयन नेगेटिव में। तो ये AgCl अपने पास आगे बनाएगा, इस तरह से AgCl बनाएगा, प्लस ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर ऐसा रहेगा अपने पास,
ये CONH3 होल 5 और ये Cl और ये 2 पॉजिटिव इस पे प्लस ये NO3 नेगेटिव इस तरह से रहने वाला है। अब देखो बेटा यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो मैं इसको बैलेंस करूंगा तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड के कितने मोल मिले अपने पास? 2 मोल सिल्वर क्लोराइड के मिले, तो यहाँ पर बन गए 2 मोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कितने मोल बन गए अपने पास? 2 मोल बन चुके हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इसी को मैं यहाँ पर समझता हूँ बेटा, जैसे यहाँ पर बने 3 मोल तो यहाँ पर कितने मोल बन गए? 2 मोल। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब इसी को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि इस NH3 को एक और कम कर रहा हूँ, यानी 5 की जगह अब इसको 4 कर रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट कंपाउंड बना देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, तीसरा एग्जाम्पल, कि मैं वही बोल रहा हूँ COCl3.4NH3। ठीक है, तो ये अपने पास है, ये अपने पास। अब अगर मैं यहां पर इसका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना रहा हूं तो किस तरह से बनेगा? CO और ये NH3 मैंने ले लिया अंदर इस तरह से 4। अब जो है 2 क्लोरीन ले लो अंदर, ठीक है, क्योंकि इसको 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमने बनाने हैं, तो 2 क्लोरीन अब अंदर ले लिया और अब 1 क्लोरीन बाहर रह गया। ठीक है बेटा, क्योंकि हम एक एक NH3 को अगर हटा रहे हैं यहां से तो क्लोरीन एक एक हमें अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें एक एक क्लोरीन अंदर करना पड़ेगा। अगर मैं इसको एक्वस मीडियम में लेके जा रहा हूं तो फिर ये इसके आयंस बनेंगे इस तरह से, ये डब्बा अपने पास बनेगा और ये अब क्लोरीन आयन, एक क्लोरीन आयन है बाहर, यानी कि ये जाएगा Cl नेगेटिव में इस तरह से, एक Cl नेगेटिव में, और डब्बे पे आएगा बेटा 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि डब्बे के अंदर तो वही है अपने पास CONH3 का होल 4 और ये इस तरह से Cl2। ठीक, अब यहां पर अगर मैं आयंस की बात करता हूं, यहां पर अगर आयंस की बात करता हूं बेटा, नंबर ऑफ आयंस की बात अगर यहां करें तो वो आयंस कितने हैं? एक तो क्लोरीन आयंस हैं और एक ये पूरा डब्बा को हमेशा हम एक ही कंसीडर करते हैं, तो टोटल आयंस कितने हो गए? 2 आयंस हो गए। ठीक है, ये आयंस भी याद रखना है, तो टोटल आयंस कितने हो गए? 2। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बना रहा हूं तो ये बनाए सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, इसके 6 बॉन्ड दिखाए। ठीक, ये 6 बॉन्ड इसके दिखाए बेटा इस तरह से। ठीक, जिसमें से तो 4 NH3 हैं, ये NH3, ये NH3, ये NH3 और ये NH3, ये 4 अपने पास NH3 के बन गए। ठीक है ना, अब 2 इसके अंदर क्लोरीन है, मान लीजिए ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन यहां पर हैं। ठीक है बेटा, तो अब अगर इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देखें तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, इस वजह से हम यहां पर बोल देंगे कि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। दूसरी बात, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं बेटा, तो डब्बे के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, यहां क्लोरीन अंदर 2 नेगेटिव, NH3 तो न्यूट्रल है, इसको हटा दो, 2 नेगेटिव अगर उधर जाएगा तो 2 पॉजिटिव के साथ एक डब्बे वाला पॉजिटिव भी जुड़ेगा, 3 पॉजिटिव सीधा अंदर सेंट्रल मेटल एटम पे आएगा। इसका मतलब यहां पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। ठीक, तो ये अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है और ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है। समझते हैं इस चीज को? ठीक, तो यहां पर अगर हमारे पास बाहर 1 क्लोरीन बच रहा है तो 1 क्लोरीन को मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूं, डॉटेड 1 क्लोरीन इस तरह से। ठीक है बेटा, ठीक, ये क्लोरीन 1 हमारे पास आ गया बाहर। ठीक, ये आयनाइजेबल वाला पार्ट है, ये 1 क्लोरीन बाहर आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 तो NH3 है और 2 Cl है, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पर। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस की वजह से आ रहा है? इस बाहर वाले क्लोरीन की वजह से, एक डब्बे पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये बाहर वाला क्लोरीन भी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये अंदर वाले क्लोरीन की वजह से भी सेंट्रल मेटल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। तो ये 2 अंदर वाले क्लोरीन भी ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये बाहर वाला क्लोरीन भी ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों ही ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं अगर बात करूं अंदर वाले 2 क्लोरीन भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इस क्लोरीन पे भी मैं डॉटेड लगा दूंगा, इस वाले क्लोरीन पे भी डॉटेड लगा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट
प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है और प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर भी डॉटेड, यहां पर भी डॉटेड, ये तो डॉटेड था ही क्योंकि ये बाहर है। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास सेकेंडरी वैलेंसी अपने पास नेगेटिव लिगेंड से भी सेटिस्फाइड होती है, न्यूट्रल लिगेंड से भी सेटिस्फाइड होती है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी में केवल और केवल नेगेटिव लिगेंड, जैसे Cl नेगेटिव ये डॉटेड, Cl नेगेटिव डॉटेड, Cl नेगेटिव डॉटेड, तो इस तरह से अपने पास है। ये हो गया। फिर मैं अगर इसकी रिएक्शन करता हूं किसके साथ, AgNO3 के साथ, तो रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, अगर AgNO3 के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, AgNO3 के साथ अगर ये रिएक्शन कर रहा है तो किस तरह से रिएक्शन करेगा, ये अपने पास कंपाउंड है, ठीक है, CONH3 का होल 5 Cl2 और ये Cl, अब ये किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, AgNO3 के साथ ये रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अभी क्या होगा बेटा, अब यहां पर ये Ag पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, क्लोरीन और सिल्वर आपस में फिर से क्या बना रहे हैं, यहां पर आगे AgCl प्लस ये स्पेयर ऐसा ही रहेगा, ये डब्बा ऐसा का ऐसा अलग चला जाएगा, CONH3 का होल 5, ठीक, और इस तरह से ये जो निगेट्स है ये भी अंदर इस तरह से, और ये पॉजिटिव चार्ज, और फिर बाहर ये NO3 नेगेटिव इस तरह से रहेगा बेटा। ठीक, अब देखो यहां पर कितना AgCl है, देखो एक ही क्लोरीन है तो एक ही Ag है, तो यहां पर कितना AgCl बन रहा है, 1, तो मैंने यहां पर बोला यहां पर सिल्वर क्लोराइड का बना 1 मोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, यहां पर सिल्वर क्लोराइड का कितना मोल बन गया, 1 मोल बन गया। इतनी बात समझ में आई। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, यहां से एक NH3 और लेके चले जाएंगे और इस Cl को एक और अंदर कर देंगे। इसका मतलब है NH3 हमने तब तक कम करते रहना है जब तक सारे Cl अंदर ना आ जाएं बेटा, इनको एक एक करके सारे Cl को अंदर करना है और यहां से NH3 एक एक गायब करते रहना है। ठीक है ना, इसका मतलब ये तीसरा है, तो इसके बाद अब लास्ट कंपाउंड बनने वाला अपने पास चौथा वाला, जिसमें सारे Cl अंदर और एक NH3 और गायब। कहने का मतलब आप 4 NH3 की जगह 3 NH3 वाला देखना है। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास एग्जांपल नंबर 4 कि अब ये COCl3.3NH3 ये अपने पास कंपाउंड है और इसी का मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है कि अब मैंने बोल रहा है ब्रैकेट है, ये CO है, ये NH3 का है होल थ्राइस और यहां पर तीनों क्लोरीन अंदर आ गए। ठीक, अगर मैं इसमें बात करता हूं बेटा, इसको एक्वस मीडियम में डालते मान लीजिए, ठीक है, एक्वस मीडियम में डालते, तो क्या ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर वाली चीजें टूटती हैं, नहीं टूटती। ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बोला कि ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो अंदर वाला हिस्सा है वो नॉन आयनाइजेबल होता है, वो आयंस में नहीं टूटता है। इसका मतलब इसका कोई आयंस आगे नहीं बनेगा, ना तो पॉजिटिव बनेगा ना नेगेटिव बनेगा, कोई आयंस नहीं बनेगा। तो यहां पर आयंस का नंबर क्या रह जाएगा, 0। आयंस का नंबर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। इसका मतलब एक्वस मीडियम में जाने पर टूट ही नहीं रहा है, ना तो कटाइंस दे रहा है ना एनायन दे रहा है, तो ये आयंस क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये 1 है तो एक्वस मीडियम में भी 1 आयन ही रहेगा, तो वो आयंस के जगह पे क्या लिख लेते हैं, 1, तो वो गलत हो जाता है बेटा। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि आयंस का भी 1 तो होगा नहीं, 1 आयंस का मतलब कटाइंस एनायंस इस तरह से तो कुछ होगा नहीं। जब कोई कंपाउंड एक्वस मीडियम में जाके टूटेगा तो उसके कटाइंस और एनायंस बनेंगे। ठीक है, यानी कि मिनिमम आयंस अपने पास 2 होंगे, 1 आयंस अकेला होगा नहीं। तो इस बात को याद रखना कि इसका कोई आयंस ही नहीं बनेगा एक्वस मीडियम में, इसलिए आयंस इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब मैं अगर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूं तो ये अपने पास सेंट्रल मेटल एटम, ये इसके 6 बॉन्ड है बेटा, जिसमें से 3 तो अब किसके हैं, NH3 के, तो वो 3 NH3 बना दो, अल्टरनेटिवली बना दिया करो बेटा इनको। ठीक है, स्टेबिलिटी आती है कि मैंने एक NH3 यहां लगा दिया, फिर एक को छोड़ के दूसरा NH3 यहां लगा दिया, एक को छोड़ के तीसरा NH3 इधर लगा दिया। ऐसे लगाओगे तो स्टेबिलिटी आती है कंपाउंड के अंदर। अगर तुमने NH3 एक साइड लगा दिया तो वो थोड़ा अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है। अगर अल्टरनेटिव लगाओगे बेटा तो स्टेबिलिटी आती है उसके अंदर। ठीक है ना, अब एक क्लोरीन इधर, दूसरा क्लोरीन इधर, तीसरा क्लोरीन इधर। ठीक है बेटा, ये अपने पास 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन चुके हैं।
इसलिए यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही रहेगा 6, यानी कि ये अपने पास सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही रहेगा 6, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहां पर +3 रहने वाली है। कैसे, उसको हम समझेंगे बेटा। अब देखो इस कंपाउंड के अंदर अभी बोला ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, इसको हटा दो। यहां पर 3 क्लोरीन पे क्या है, 3 नेगेटिव, तो 3 क्लोरीन आयन यानी कि 3 नेगेटिव, तो डब्बे, अगर यहां पर मैंने बोला क्लोरीन 3 नेगेटिव है, अगर इस 3 नेगेटिव को हटा दो, नेगेटिव यानी कि -1 -1 -1, अगर मैंने ये बोला यहां पर 3 -1, ठीक है, तो इस -1 की वजह से यहां पर आएगा +1, इस -1 की वजह से यहां पर आएगा +1, इस -1 की वजह से भी यहां पर आएगा +1, यानी कि जब बाहर क्या है लिगेंड्स पे क्या है, नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, तो सेंट्रल मेटल एटम पे कितना आ गया, 3 पॉजिटिव आ गया, अंदर कितना आ गया, 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसलिए यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी अपने पास क्या है, 3। तो अब ये तीनों क्लोरीन ही यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने ये इस तरह से डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ यहां पर ये सेकेंडरी वैलेंसी भी नेगेटिव लिगेंड्स सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो ये चीजें अपने पास हो गई। अगर मैं बात करता हूं क्या यहां पर अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को समझ लेना, रिएक्शन विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अब जैसे मैं यहां पर बात करूं इस कॉम्प्लेक्स की कि CONH3 का होल थ्राइस है, ठीक है, CONH3 का होल थ्राइस है, और ये Cl3, ये चीज अपने पास है। अगर यहां पर AgNO3 रिएक्शन कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है, AgNO3 यहां पर क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक, क्या इसके कोई आयंस मिलेंगे, क्या इसका कोई क्लोरीन आयन आ रहा है बाहर, कोई भी आयन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये अगर 0 आयन दे रहे हैं तो क्या ये Ag किसी क्लोरीन के साथ यानी अंदर वाले क्लोरीन के साथ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अंदर वाला क्लोरीन जब मिल ही नहीं रहा है बाहर, तो Ag किसी के साथ भी नहीं जा पाएगा, यानी कोई क्लोरीन ही उसको बॉन्ड बनाने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि वही क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा जो स्पेयर से बाहर होगा, क्योंकि स्पेयर के अंदर वाली चीजें आयनाइजेबल नहीं होती हैं। स्पेयर रिमेन स्पेयर, चाहे एक्वस मीडियम में रखो चाहे एक्वस मीडियम में ना रखो, तो स्पेयर रिमेन स्पेयर, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है एक्वस मीडियम में भी और बिना एक्वस मीडियम में भी। इसलिए यहां पर कोई भी क्लोरीन आयंस नहीं मिल रहा है, इसलिए ये Ag इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और यहां पर AgCl बनेगा ही नहीं। जब AgCl बनेगा ही नहीं तो यहां पर बोल दिया AgCl के कितने मोल, 0 मोल बने, ठीक है बेटा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन आ रखा है अपने पास प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इतना हमने यहां पर क्या कर दिया, पूरा का पूरा हमने समझ लिया, क्या, वर्नर थ्योरी के बारे में समझ लिया, ठीक है बेटा। अब वर्नर थ्योरी के बाद आती है VBT, आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों आती है, क्योंकि वर्नर थ्योरी के अंदर थोड़ा सा क्या थी बेटा, लिमिटेशन थी, कमियां थी। वो लिमिटेशन क्या थी, इसने ज्योमेट्री के बारे में अच्छे से नहीं बताया, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छे से नहीं बताया कंपाउंड के, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन है। इसलिए आगे फिर VBT पढ़ते हैं, क्योंकि VBT कंपाउंड की ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन दोनों के बारे में बताता है। तो अगर मैं इसकी लिमिटेशन लिखता हूं, लिमिटेशन, तो ये याद रखना, लिमिटेशन क्या होगी, नॉट एक्सप्लेन अबाउट क्या, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, नॉट एक्सप्लेन अबाउट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसने कॉम्प्लेक्स की ना तो ज्योमेट्री के बारे में बताया ना हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया, जिसकी वजह से हमें इसके आगे फिर VBT पढ़नी पड़ती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी पड़ती है। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी की लिमिटेशन भी। तो ये अपने पास हमने शुरू करा था बेटा, ठीक, वर्नर थ्योरी अपने पास कंप्लीट हो गई इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो कमियां है, लिमिटेशन, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, वो कौन एक्सप्लेन करता है बेटा, VBT। इस VBT के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी पहले इतना समझ लीजिए वर्नर थ्योरी के बारे में, ये सारा का सारा वर्नर थ्योरी के बारे में था। तो सबसे पहले हमने ये वर्नर थ्योरी के प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में डिस्कस करा, उसके बाद इनको एक एक करके कंपाउंड से समझा, ठीक। ये वाले पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, AgCl वाले,
इसका क्वेश्चन भी आ रखा है। ठीक, इसके बाद ये समझा, ठीक, कि कितने आयंस बन रहे, ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट अपने पास हो जाते हैं। उसके बाद ये आगे, उसके बाद ये लास्ट पेज, और इसी पे हमने क्या करा, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, लिमिटेशन के साथ साथ अगर मैं बात करूं, इससे पहले लिमिटेशन से पहले यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट क्या है कि सबसे पहला जो कंपाउंड हमने पढ़ा था, वो सबसे पहला कंपाउंड हमने क्या पढ़ा, COCl3.6NH3। ठीक है, दूसरा कंपाउंड हमने क्या पढ़ा, एक NH3 को और कम करा, COCl3.5NH3। ठीक, तीसरा हमने पढ़ा COCl3.4NH3। चौथा हमने पढ़ा COCl3 और 3NH3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीनों में कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तीनों चारों में +3 है, +3। लेकिन इनका अगर कलर देखें तो कलर अलग अलग है। वो कलर क्या है इसका, इसका कलर है बेटा येलो। ठीक, इसका कलर है बेटा पर्पल, इसका कलर है बेटा ग्रीन, इसका कलर है बेटा वायलेट, वायलेट। ठीक है, तो अब इनका याद कैसे रखना, इनका कलर याद कैसे रखना है, इनका कलर याद कैसे रखना है, 1 2 3 4 कंपाउंड के इनके कलर याद कैसे रखना है, इसको पढ़ना है। ये मतलब येलो। ठीक, ये मतलब येलो। प्योर, प्योर मतलब पर्पल। गल, जी मतलब ग्रीन, पी मतलब प्योर, जी मतलब ग्रीन। विदेशी, विदेशी, विदेशी है। ठीक है, वी मतलब वायलेट। ठीक है, तो ये अपने पास इसको याद करने का बेटा क्या है, आसान सा ट्रिक है, ये आसान सा ट्रिक है। ठीक, किस तरह से ये ट्रिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये कलर भी याद होने चाहिए। इस याद करने का ट्रिक क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर, ये वर्नर थ्योरी में जो कॉम्प्लेक्स कलर है, इसको याद करने का काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक ये अपने पास है। किस तरह से, जो सबसे पहला कंपाउंड यहां पर है वो उसका कलर होगा येलो, दूसरा होगा पर्पल, तीसरा होगा ग्रीन, चौथा होगा इस तरह से वायलेट। अब इसको याद करना इसी सीक्वेंस में कैसा है, ये प्योर गल विदेशी है। क्या है, ये प्योर गल विदेशी है। ठीक, ये मतलब येलो, प्योर मतलब पर्पल, गल मतलब जी यानी कि ग्रीन, विदेशी वी मतलब वी यानी कि वायलेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिर से समझ लीजिए, ये प्योर गल विदेशी है ना, विदेशी गल के बारे में बात कर रहे हैं कि ये प्योर गल विदेशी है। ठीक है, ये इसको याद करने ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिर से सुन लीजिए, ये मतलब येलो है ना, वाई मतलब येलो, पी मतलब पर्पल यानी कि प्योर, गल मतलब ग्रीन, विदेशी मतलब वायलेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं बेटा। तो ये हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो गया किसके बारे में, वर्नर थ्योरी के बारे में। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वीबीटी के बारे में। उसमें हम इस लिमिटेशन को पूरा करने वाले हैं आगे वीबीटी में। तो इतना समझ में आया बेटा, ये ट्रिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।